नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल और एप्लीकेशन वीसीएल विद पंकज सिंह पर। साथियों, आज एक बड़े उद्देश्य के साथ, बड़े गोल के साथ, जी हां, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सबसे बड़ी परीक्षा यूपी पीसीएस को ध्यान में रखते हुए आज से हमारा जो सामान्य अध्ययन का, जनरल स्टडी का जो क्लास चलाया जा रहा है, उसका पहला पार्ट है ये इंडियन पॉलिटी या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ साथियों, ये ध्यान दीजिएगा कि ये 2024 और 25 के लिए है। 24 के लिए तो बेस्ट है, लेकिन जो अभी फाउंडेशन अपना तैयार कर रहा है, नींव तैयार कर रहा है, 25 के लिए वो द बेस्ट होगा। क्योंकि कम से कम सिविल सेवा के लिए, अब चाहे वो प्रोविंशियल सिविल सर्विस हो, चाहे वो इंडियन सिविल सर्विस हो, कम से कम 2 साल तो चाहिए होता है। इंजॉय करते रहिए, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियों को देखते रहिए, प्लस 2 साल कम से कम ईमानदारी से दीजिए। और वैसे कहने के लिए तो निकलने के बाद दुनिया भर के सब बोलते हैं कि हमने 3 महीने में निकाल लिया, हमने 2 महीने में निकाल लिया, लेकिन 2 साल का डेडिकेशन चाहिए होता है साथियों। इसलिए मैंने 2024 का है, तो कम से कम 1.5 साल से 2 साल आपका क्लास चलेगा, ठीक है। क्योंकि बहुत लंबा सिलेबस है और सिलेबस के हिसाब से चलूंगा। 3-4 क्लास आने के बाद मैं सिलेबस भी डाल दूंगा। तो आज हमारा क्लास है इंडियन पॉलिटी का। बहुत ब्रॉड सिलेबस है, देखने में बहुत इजी लगता है, लेकिन इतना इजी है नहीं, इतना आसान है नहीं। यहीं से बहुत ज्यादा सवाल बनते हैं और इजी के चक्कर में लोग इसको इग्नोर करते हैं। लक्ष्मीकांत जी हैं बेचारे, किताब के मामले में, किताब के माध्यम से थामे हुए हैं सबको, लेकिन आज मार्केट में बहुत सी किताबें आ चुकी हैं, बट उसकी जो व्याख्यात्मक जो विवेचना होती है वो केवल किताबों से नहीं मिलती है, कहीं ना कहीं से आपको क्लास लेना ही है, ठीक है। तो मैं प्रयास करता हूं, मेरे पास जितनी क्षमता है, मां सरस्वती ने जितना कुछ दिया है, प्रयास करता हूं आपको बहुत डिटेल में देने की। इतना डिटेल कि उसी के बहाने कई और सब्जेक्ट भी तैयार होता रहे, ठीक है, स्पेशली हिस्ट्री भी। तो आज चलते हैं इंडियन पॉलिटी। एक चीज ध्यान दीजिएगा साथियों, दुनिया की कोई भी तैयारी हो, किसी भी टीचर में औकात नहीं कि वो आपको कुछ निकलवा दे, किसी परीक्षा में निकलवा दे। ये आप हैं जो कुछ कर सकते हैं। इसलिए अगर वास्तव में, देखिए, कहने के लिए तो सिविल सर्विस की तैयारी मैं करवा रहा हूं, पीसीएस की, लेकिन ये हर पेपर में काम आएगा, हर बड़ी परीक्षाओं में, छोटी परीक्षाओं में, सब में काम आएगा। अब आप पॉइंट टू पॉइंट एकदम चलेंगे कि नहीं, बस एक पॉइंट भी सिलेबस से बाहर न जाए, तब बेकार हो जाएगा, ठीक है। आपको मल्टीपर्पज को दिमाग में रखकर चलना है और ईमानदारी से, कोई टाइम लिमिट नहीं है, 8 घंटे पढ़े, 10 घंटे, पूरे सब्जेक्ट आपके कवर होने चाहिए, ठीक है साथियों। तो आज हमारा पहला चैप्टर है इंडियन पॉलिटी, ठीक है। सत्यमेव जयते, सबको मालूम है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद, गुरु के समीप बैठकर पाए जाने वाला ज्ञान, उपनिषद। तो मुंडकोपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन पॉलिटी में अंतर क्या है। जनरली हम जानते हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान एक ही है, तो एक होकर भी अलग अलग है। हम लोग देख लेते हैं, हमारा एनाटॉमी अलग है और फिजियोलॉजी अलग है। जो ह्यूमन एनाटॉमी है, शरीर की रचना जो है, शरीर की संरचना जो है, जो बॉडी का फॉर्मेशन है, वो एक अलग चीज है। हमने देखा, हाथ देखा, पैर देखा, उंगली देखा, आंख देखा, नाक कान देखा, सब जीव, ये वो सब कुछ देखा, अपने शरीर में देखते हैं, दूसरों के शरीर में देखते हैं, ठीक है। हर ह्यूमन बॉडी में एक स्ट्रक्चर होता है, नक से लेके सिर तक। लेकिन क्या वो पर्याप्त है? क्या वो बॉडी खड़ा कर दिया जाए एक रोबोट के रूप में, क्या वो पर्याप्त है? जब तक रोबोट में आप जान नहीं डालते हैं। आपने अगर एनिमेशन में भी देखा हो, तो एनिमेशन एक कार्टून होता है, बट उसमें उसमें भी डिजिटल हड्डी डालना पड़ता है घुमाने के लिए, जी हाँ, मूवमेंट करने के लिए। तो जो ढांचा है वो हमारा संविधान है। जो ढांचा है, जो हमारा शरीर का ढांचा है, वो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, बना दिया गया। लेकिन ये शरीर केवल पा गया, माँ ने दे दिया, बाप का अंश हम पा गए, माँ ने हमको पैदा कर दिया, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर खड़े हो गए तो बस शरीर लेकर खड़े हो गए, ऐसे खड़े रहे, 3 महीना के हुए, 1 फीट के हुए, 2 फीट के हुए, 3 फीट के हुए, ऐसे खड़े खड़े कभी जिंदगी में नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा। हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जो उसकी कार्य प्रणाली है, जो उसकी एग्जीक्यूटिव सिस्टम है, जो उसकी काम करने वाला सिस्टम है, वही है इंडियन पॉलिटी। थोड़ा सा देख लेते हैं। जी हाँ, देखिए, इवोल्यूशन ऑफ
इवोल्यूशन ऑफ या डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग पढ़ेंगे इवोल्यूशन माने क्रमिक विकास, क्रम से विकास। हम लोग भारतीय राज व्यवस्था या भारतीय संविधान का कैसे क्रम से विकास हुआ उसको देखेंगे साथियों। और कम से कम 5-7 चैप्टर आपका इतिहास का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि संविधान इतने आसानी से नहीं बनता है। आज हम बाबा भीमराव अम्बेडकर को जानते हैं, उनके साथ 284 लोग या 389 लोग मिलकर जो संविधान में इतना बड़ा योगदान दिए, उनको भी काफी कुछ जानते हैं। उनसे भी पहले BN राव को भी जानते हैं, कितना बड़ा योगदान था उस आदमी को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का योगदान हम लोग जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन इतने आसानी से नहीं बन गया। किसी ने कहा कि नकल मार करके सारे अनुच्छेद 250 अनुच्छेद तो यहां वहां से चुरा के लाया गया। ठीक है, नकल के लिए भी अकल चाहिए, हमको मालूम है, लेकिन वो तो बहुत बाद की बात है। 1946 में बनती है संविधान सभा, उसके बाद संविधान सभा की बैठक होती है 11 दिसंबर, 9 दिसंबर, 13 दिसंबर, चलता रहता है ये सब। लेकिन उसके पहले क्या हुआ? पहले क्या होता था? राजा रजवाड़े थे, हमारा देश था, ठीक, हमारा देश ये था भारत, यहाँ राजा, यहाँ राजा, यहाँ राजा, यहाँ राजा, ये भी पाकिस्तान का हमारा हिस्सा था। कुछ लोग तो अफगानिस्तान तक पहुंचे थे। यहाँ राजा, यहाँ राजा, यहाँ राजा, राजा जो बोल दिए वो उनका हो गया, वही शासन हो गया। बलबन ने तो यहां तक कहा था कि राजा तो देवता से भी ऊपर है, दैवी सिद्धांत दिया था उसने, राजा का दैवी सिद्धांत। बलबन दिल्ली सल्तनत का एक खूंखार राजा, लेकिन बहुत ही डिसिप्लिन राजा। कहने का मतलब जब राजशाही है, जब मोनार्की है, जब राजतंत्र है, तब उसमें कोई नियम कानून तो है नहीं। जो राजा ने कह दिया वही नियम हो गया, वही कानून हो गया। लेकिन जब लोकतंत्र आता है तो एक राजा के कहने पर सारी प्रजा झुक नहीं जाएगी, सारी प्रजा मानेगी नहीं। हर लोग अपने आप को राजा समझते हैं। तब वो टकराव होगा, टकराव होगा तो मारपीट होगा, मारपीट होगा तो कलह होगा, कलह होगा तो गृह युद्ध होगा, और गृह युद्ध होगा तो समाप्त। जो पाया है वो खोने में टाइम नहीं लगेगा। तो इवोल्यूशन, ये जो क्रमिक विकास हुआ है ना, क्रमिक विकास क्रम से कैसे हुआ, हम लोग उसको देखेंगे, हिस्ट्री के माध्यम से देखेंगे। जो बीत गया वही हिस्ट्री है। हमारा भारतीय संविधान कैसे बना, और जो हिस्ट्री पढ़ेंगे वो आगे चल के हमको बहुत डिटेल में पढ़ना है, तो यहीं पर हमारा बेसिक कंस्ट्रक्शन तैयार हो जाएगा। जी हाँ, हम लोग जो नींव तैयार करने जा रहे हैं वो यहीं तैयार हो जाएगा। फिलहाल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और एक चीज लिख दें, इंडियन पॉलिटी, या ऑब्लिक करके इंडियन पॉलिटी, ठीक है, पॉलिटी, राज व्यवस्था। ये हो गया राज व्यवस्था, ये हो गया संविधान, ठीक है, लिख भी देते हैं। क्योंकि मैं तो कहूंगा कि PDF की पढ़ाई सबसे बोगस होती है। जो हैंडमेड नोट्स होता है, जो चैंपियन बनना चाहता है वहां से नोट्स बनाता है। आप देखिए किसी भी, चाहे IAS की कोचिंग में, चाहे बड़ी बड़ी कोचिंग में, सब लिखवाते हैं। हैंडमेड नोट्स देने का मतलब है कि आपको पंगु बना रहे हो। राज व्यवस्था और ये संविधान, संविधान नाम से स्पष्ट है, संविधान, ठीक है, बराबर विधान, और ये राज व्यवस्था। अब यहां क्या है, ये है ढांचा, ठीक है, और ये है क्रियाकलाप, ठीक, क्रियाकलाप, ये है संरचना, ये है एक्टिविटी, एक्टिविटी, ठीक है, ये है ब्रेन, ठीक है, कुल मिला जुला के ये है ब्रेन, या इसको हम बोलेंगे बॉडी, ठीक है, पूरा बॉडी। और इसमें पूरा एक्टिव ऑर्गन्स, एक्टिव ऑर्गन्स माने क्रियाशील जो हमारे अंग हैं, जो काम करने वाले अंग हैं, ठीक है। समझ जाइए कि राज व्यवस्था काम करने वाली चीज है, उस पर काम करना, थ्योरी बनाना आसान होता है, संविधान बनाना आसान ना होकर भी आसान है कि किताब लिख दिया गया बढ़िया से। BN राव सलाहकार थे, भीमराव अम्बेडकर जी उसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, 7 लोग मिलकर के, वो प्लस जितने लोग संविधान सभा के सदस्य थे, सब लोगों ने मिलकर के 2 साल 11 महीना 18 दिन में एक किताब का रचना किया, ठीक है, एक किताब को लिखा, वो तो हो गया संविधान। लेकिन क्या उस किताब से पूरा देश चलेगा? नहीं चलेगा। जहां देश को दिक्कत होती है वो किताब की हेल्प लेगा, संविधान की हेल्प लेगा, मेन मोटा तो वही है। लेकिन अब मैं जैसे वीडियो बना रहा हूं, तो मुझे कितने घंटे वीडियो बनाने का हक है, या लाइव मैं क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता हूं, किसका ऐड दे सकता हूं, किसका नहीं दे सकता हूं, या किसका गाना गा सकता हूं, किसका नहीं गा सकता हूं। दुनिया भर का एल्गोरिथम है, दुनिया भर का स्ट्राइक से, ये वो यूट्यूब के रूल से,
वो कौन बनाएगा? हम कह रहे हैं बाबा भीमराव अंबेडकर को मालूम था यूट्यूब? नहीं था। अब आज जो नियम बनेगा, जो कानून बनेगा, जो सरकारें आएंगी बदलती हुई सरकारें, कभी बदला लेने के इरादे से नियम बदलती हैं, कभी अपनी औकात साबित करने के लिए नियम बदलती हैं, वो चीज हो गया क्रियाकलाप, वो हो गया राज व्यवस्था। राज व्यवस्था, ठीक है। तो ये तो हमेशा बदलता रहेगा, समय काल और परिस्थिति के हिसाब से इंडियन पॉलिटी जो है बदलती रहती है। लेकिन आधार क्या है, बेस क्या है? राज व्यवस्था। इसीलिए इससे ज्यादा हमको इसको पढ़ना है। और ये तो रट्टा मार चीज है, बट यहां पर हमको सब कुछ ये देखना है कि रटने के साथ साथ हमारे वर्तमान समय में क्या उसका सिस्टम चल रहा है। जैसे संशोधन हो गया, संविधान बना दिया, ज्यों ही अभी एक ही साल नहीं बीता था, 1951 में ही पहला संशोधन हो गया। तो क्या है? पॉलिटी। तो हमको इंडियन पॉलिटी पढ़ना साथियों। संरचना तो पढ़ना ही है, संरचना के साथ साथ क्रियाकलाप भी पढ़ना, एक्टिविटीज भी पढ़ना है। जैसे हम लोग एनाटॉमी पढ़ते हैं तो फिजियोलॉजी भी पढ़ते हैं, मानव शरीर रचना और मानव क्रिया, है ना, मानव क्रिया कलाप जो है। तो उसी प्रकार से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ब्रेन है, हमारा मस्तिष्क, सब कुछ यही है, और ये हमारा ऑर्गन से अंग है, ठीक है। संरचना और क्रियाकलाप, एक्टिविटीज, ठीक है। अब देखते हैं संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास में दो चीजें देखेंगे, एक तो देखेंगे व्यापार, ठीक है, और एक देखेंगे शासन या राजनीति। अब आप कहेंगे मतलब क्या हुआ? देखिए ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब हम लोग आजाद हुए तो उसके पहले किसके गुलाम थे? अंग्रेजों की। लेकिन अंग्रेज तो बहुत बाद में, लास्ट में। सबसे पहले हम लोग साथियों 1192 में, जनरली सभी लोग जानते हैं लेकिन मुझे चूंकि लेकर चलना है, सबको लेकर चलना है, 1192 में तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था, तराइन, हरियाणा, हरियाणा द्वितीय युद्ध जो हुआ था, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में जो लड़ाई हुई थी, तराइन का द्वितीय युद्ध, तो मोहम्मद गोरी छल बल कल से जीत गया और पृथ्वीराज चौहान हार गए। हारने के बाद 1192 की बात है, ध्यान दीजिएगा, लगभग 8 से 800 साल पहले यहीं से हम लोग गुलाम होना वास्तव में शुरू हुए। उसके पहले तो कभी गुलाम बनते थे, कभी लड़ भिड़ कर छुड़ा लेते थे, कभी तोड़ फोड़ देते थे, कभी हाँ गुलाम छोटा मोटा जगह बन जाता था, फिर आजाद हो जाते थे। लेकिन यहां से एक ऐसी सत्ता बनी, मोहम्मद गोरी ने कुछ ऐसा सिस्टम चलाया कि काफी दिनों तक हम लोग गुलाम रहे। किस शासन के अंतर्गत? दिल्ली सल्तनत, जबकि ऐसी कोई सल्तनत थी ही नहीं। लेकिन चूंकि हम लोग दूसरे विचारधारा से चलते हैं, अंग्रेजों की लेखों के हिसाब से चलते हैं, वामपंथी विचारधारा से चलते हैं, या और भी जो भी चलिए, राष्ट्रवादी विचारधारा जो है या तो आजकल राजनीति में बढ़ जा रही है या फिर वो दब जा रही है। फिलहाल यहां पर हमको वही पढ़ना है जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो क्या है? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत माने दिल्ली को राजधानी बनाकर राज करने वाले 5 ऐसे वंश जिनको कहा जाता मिला जुलाकर दिल्ली सल्तनत। सोचिए, अंग्रेजों के पहले 2 हुकूमतें थी, दिल्ली सल्तनत और मुगल वंश, उसके बाद अंग्रेज, ठीक। दिल्ली सल्तनत और मुगल के बाद 5 लोग आए, विदेशी शक्तियां, 5 विदेशी शक्तियां आए, है ना, पुर्तगाली आए, फ्रांसीसी आए, डच आए, डेन आए और अंग्रेज आए। 5 मुख्य शक्तियां हैं, जिसमें से 4 तो इधर उधर करके हट गई और अंग्रेज लास्ट में हमारे ऊपर राज किए। कैसे कैसे क्या किया अभी देखते हैं। इवोल्यूशन हम लोग देख रहे हैं, क्रमिक विकास देख रहे हैं, क्रम से कैसे विकास हुआ, धीरे धीरे संविधान का विकास। इसी बहाने आप थोड़ा थोड़ा इतिहास से परिचित होते चलिए साथी। तो दिल्ली सल्तनत में 5 वंश थे। पहला वंश गुलाम वंश, दूसरा वंश खिलजी वंश, नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो यहां सुन लीजिए। तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और 5वां लोधी वंश, ठीक, लोधी वंश। गुलाम वंश आपने नाम सुना होगा, इल्तुतमिश था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, रजिया सुल्तान थे, ठीक है, बलबन था। खिलजी में अलाउद्दीन खिलजी। तुगलक में मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक। सैयद वंश में मेन खिजर खां और लोधी वंश में लास्ट राजा था इब्राहिम लोधी, ठीक है, इब्राहिम लोधी। इसी समय
मुगल वंश का आगमन हुआ, माने यहां पर मुगल वंश का आगमन हुआ भारत में। जिस समय साथियों मुगल वंश 1526 में आया, जिस समय बाबर, मुगल वंश माने बाबर, बाबर जिस समय यहां पर भारत में आया, उस समय 1526 में कौन राजा था? इब्राहिम लोदी, लास्ट राजा लोदी वंश का इब्राहिम लोदी था। उसको पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में मार करके कौन बन गया? राजा मुगल वंश, माने बाबर बन गया। अब मुगल वंश चलता है, मुगल वंश में कौन कौन आते हैं आगे धीरे धीरे देखते रहेंगे। बाबर, बाबर का लड़का हुमायूं, हुमायूं का लड़का अकबर, अकबर का लड़का जहांगीर, जहांगीर का लड़का शाहजहां, शाहजहां का लड़का औरंगजेब। औरंगजेब तक मुगल वंश बहुत बहुत ही ताकतवर था। औरंगजेब के मरते ही सब सिस्टम ध्वस्त होने लगा। वहीं पर बंगाल राज्य का उदय हुआ और फिर वहीं पर उसी बंगाल में तोड़ जोड़ फोड़ करके अंग्रेजों ने हम पर गुलामी की, हमारे ऊपर गुलामी लाद दी। ठीक है, अंग्रेजों ने हमको गुलाम बना लिया। कैसे बनाया भी देखते हैं। तो 1192 में हम लोग गुलाम हुए। पृथ्वीराज चौहान हमारे अंतिम राजा थे जो कि मारे गए। उसके बाद हम गुलाम हुए। उसके बाद 1947 में ही जाकर आजाद हुए साथियों। तो मोहम्मद गोरी के बाद 5 वंश दिल्ली सल्तनत में हुए, फिर उसके बाद मुगल वंश आया, फिर उसके बाद अंग्रेज आए। अब देखिए मैंने कहा यहां शासन या राजनीति। अब बात करते हैं थोड़ा सा अंग्रेजों की। ठीक है, अंग्रेजों की बात करते हैं। कौन कौन पहले आया छोड़ दीजिए, वो इतिहास से पढ़ेंगे। पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, ये वो सब बातें पढ़ेंगे। पहले देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी साथियों। ईस्ट इंडिया कंपनी ये 1600 में बनी थी। वैसे सिस्टम इसका बन गया था पूरा 1599 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन। रानी एलिजाबेथ फर्स्ट वहां की रानी, चूंकि ब्रिटेन में आज भी राजतंत्र है, तो महारानी क्वीन जो है एलिजाबेथ, ठीक है, एलिजाबेथ फर्स्ट, इन्होंने पूरब देशों में व्यापार करने के लिए, पूरब देश समझ रहे हैं, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। अब अगर मैं वर्ल्ड के मैप को देखूं, 7 महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये यूरोप, ये अफ्रीका, ये एशिया, ये ऑस्ट्रेलिया और ये अंटार्कटिका। पश्चिम इधर हुआ, पूरब इधर हुआ, और यहां पर ब्रिटेन था, ये ब्रिटेन था, इंग्लैंड जिसको बोलेंगे। अब यहां से पूरब इधर, ये देखिए भारत है। पूरब देशों में यात्रा करने के लिए नहीं, व्यापार करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, थोड़ा सा जब जाने के लिए, वहां पर मसाले बहुत ज्यादा होते हैं। आपको पता है मसाला हमारे भारत में यहां पर इलायची की पहाड़ियां, जहां साउथ इंडिया में अब जब जाएंगे तो दोनों किनारों के संगम पर जो पहाड़ी है, बहुत बहुत दोदा बेटा, जो साउथ की पहाड़ियां या इलायची पहाड़ियां, वहां पर चूंकि मसाले बहुत ज्यादा होते थे और होते हैं आज भी, उन्हीं लालच में महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट के प्रयास से एक कंपनी की स्थापना हुई। कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका बहुत लंबा इतिहास है, बट जान के करेंगे क्या। हम जाने कि ईस्ट इंडिया कंपनी माने अंग्रेजों की एक कंपनी थी। उसमें शेयर होल्डर थी रानी भी, क्वीन भी शेयर होल्डर थी। शेयर होल्डर माने शेयर धारक थी। अब आपको थोड़ा सा केवल हल्का सा परिचित करा दूं कि जब भी कोई कंपनी बनती है, जैसे मान लीजिए मुझे कोई कंपनी खोलना है, मेरे पास पैसा बिल्कुल नहीं है और 1 करोड़ की कंपनी खोलनी है, मैंने उसमें शेयर जारी कर दिया कि चलिए 10 रुपए का एक शेयर। अभी मुझे कोई जानता नहीं, मेरी कंपनी कोई जानता नहीं, आप भागीदार बनिए, कमाई जितना होगी, शेयर होल्डर अगर आप हैं उतनी आपकी भी कमाई होगी। जैसे मान लीजिए मैंने 1 करोड़ की कंपनी खोलने का प्लानिंग किया, हमने कहा खरीदिए, आप लोग शेयर खरीद सकते हैं। चले एक लोगों ने 1 लाख का लिया शेयर, मेरा 10-10 रुपए का लिया, माने 10,000 लिया। 10,000 उन्होंने, जैसे एक नोट के हिसाब से शेयर है, पर्ची है, 10,000 शेयर लिया तो 10,000 10 रुपए का कितना हुआ? 1 लाख का। तो उनका परसेंटेज कितना हुआ? 1%। 1% हुआ ना, 1 करोड़ का 1% 1 लाख होता है। तो जब भी कोई प्रॉफिट कंपनी कमाएगी तो उसका 1% उनको मिलेगा। अब किसी ने मान लो 10 लाख का ले लिया शेयर, मान लो महारानी है, महारानी ने 10 लाख का शेयर ले लिया, माने 1 लाख शेयर खरीद लिया 10 रुपए का, 10 लाख से लिया, इसका मतलब 1 करोड़ में 10 लाख लेने का मतलब 10% शेयर है। जितना फायदा होगा शेयर उनका भी होगा। तो शेयर से इसी खुलता है सब, पैसा जुटा जुटा के। कॉमन चीजें मैंने बताया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी किसने बनाया? महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने बनाया। 1600 में वो पूरा फॉर्म हो गई। कहां पर? उसका हेडक्वार्टर लंदन में है।
उसने कहा कि जाओ पूरे देश में अब व्यापार करो। शासन करने का तो कभी ख्वाब में भी नहीं था। वैसे दुनिया पर राज कर रहे थे वो, लेकिन फिर भी एक बहाना था कि जाओ देखो, अगर कहीं कमजोरी देखना तो उलट पुलट देना। होता है ना कि तो यहां से इंग्लैंड वाले चलते हैं और यहां भारत में आते हैं। ठीक है, भारत में आते हैं और भारत में जब आकर देखते हैं राजा रजवाड़े आपस में मस्त है, मुर्ग मुसल्लम मटन मीट खाकर मस्त है, शेर का शिकार कर रहे, हिरण का शिकार कर रहे, आपस में अपने आप को राजपूती आन बान शान में मस्त है ना। लेकिन कोई एक राष्ट्र की बात नहीं सोच रहा था, केवल अपने अपने प्रदेश की बात। राजस्थान के राजपूत अपना देख रहे थे, कहीं साउथ वाले अपना देख रहे हैं, नॉर्थ वाले अपना देख रहे हैं, सब लोग अपने अपने स्टेट को केवल पकड़े हुए है ना। बाबर भी यहां पर आता है तो देखता हो सब लड़े भिड़े है। राणा सांगा ने भी साथ दिया तो सिर्फ इसलिए कि मैं राजा बनना चाहता हूं। फिलहाल तो यहां पर जब अंग्रेज आते हैं कुछ दिन तक तो व्यापार करते, बड़ा मजा आता है। पहले तो इधर जाते, ये लोग इधर आते हैं, इंडोनेशिया आगे मशाला द्वीपों में मार के भगा दिए जाते, फिर इंडिया की तरफ आते। लेकिन धीरे 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 उसके बाद क्या क्या होता है बता रहा हूं। धीरे धीरे देखते हैं कमजोरी, और कमजोरी जब देख लेते हैं फिर तो उनको कुछ ना कुछ करना ही था। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी? 1600 में बनी। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने इसको बनाया और कहा कि जाओ। तो इसने क्या काम किया? दो काम किया। पहला काम, यहां पर व्यापार हुआ, मतलब अंग्रेजों ने क्या काम किया? अब ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से किया या अपने देश के माध्यम से किया, ब्रिटेन के माध्यम से क्या किया, देखते हैं। 1600 ईस्वी से लेकर 1765 तक इसने क्या किया? व्यापार किया। सोचिए 165 साल तक व्यापार किया। मैंने कहा थोड़े समय बाद नहीं, थोड़े समय में ही एहसास हो गया था इनको कि इंडिया में सब कुछ डमाडोल है, अगर हम चाहें तो यहां कुछ कर सकते हैं। लेकिन तब भी 150 साल तक वेट की, है ना। कहते हैं हैव पेशेंस, धैर्य रखिए। तो 1600 से 1765 तक इन्होंने व्यापार किया। इसी 1765 के अंदर दो कांड हो गया, जिसके वजह से ये लोग अब व्यापार के आगे अब राज करेंगे, शासन करेंगे, राजनीति करेंगे। कहां पर? भारत में करेंगे। ठीक है, एक कांड हुआ क्या? प्लासी का युद्ध हो गया और एक हुआ बक्सर का युद्ध। ये दो युद्धों ने यह तय कर दिया कि अब यहां पर मालिक अंग्रेज रहेंगे, हम नहीं रहेंगे, क्योंकि हम लोग बटे हुए थे। कश्मीर अलग बटा है, राजस्थान अलग बटा है, पंजाब अलग बटा है, गुजरात अलग बटा है, सब जगह अलग अलग राजा, अलग अलग रजवाड़े अपने अपने खींचातानी में लगे हुए थे। राजा कौन था? राजा कौन था उस समय साथियों? जब ये आ रहे तो वहां पर कौन था राजा? मुगलों का काल चल रहा था, मुगल काल। मुगल काल चल रहा था साथियों। मुगल माने वही बाबर अकबर हुमायूं वाला। तो एक केंद्रीय सत्ता थी, तो केंद्रीय सत्ता थी, और अंग्रेज लोग यही डर रहे थे कि जब तक ये मजबूत लोग हैं तब तक तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। ज्यों ही ये कमजोर होते हैं, बाबर बहुत मजबूत, भाई पूरे सिस्टम को उसने ध्वस्त कर दिया था। उसका बेटा हुमायूं थोड़ा कमजोर था, लेकिन शेरशाह सूरी तो था। फिर अकबर, समझ ही सकते हैं। फिर आया जहांगीर, खतरनाक आदमी वो भी। फिर शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब। कहने का मतलब उस समय जो ये भारत था, भारत, ये यहां पर दिल्ली सल्तनत, या ये कहो दिल्ली कोई राजधानी बनाकर राज कौन कर रहा था? मुगल वंश, मुगल वंश। और उस समय, जिस समय 1600 में ये बना, 1600 में, चूंकि 1605 में अकबर की मृत्यु हुई थी साथियों, 1605 में, ध्यान दीजिएगा। बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। यही मेन है, यही छह तो मेन है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। अब ये अकबर जो है 1605 में गुजर गया। कौन बना राजा? जहांगीर। इसका मतलब जिस समय ये लोग माने अंग्रेज लोग भारत में आते हैं, उस समय यहां पूरे भारत का एक केंद्रीय सत्ता थी, तो मजबूत थी, ऐसा नहीं है। लेकिन छोटे छोटे लोग हमेशा तंग तना कर रहे थे कि किस तरह से हम आजाद हो जाएं, किस तरह से मर जाइए,
अकबर मर जाए, हुमायूं मर जाए, बाबर मर जाए, मतलब अपने अपने सिस्टम से कहीं किसी को देश के प्रति कोई लगाव नहीं थी। हाँ, एक सत्ता, केंद्रीय सत्ता थी, मुगल वंश था, ठीक है। तो उस समय कौन था? जहांगीर था। जब जहांगीर था, ये लोग आए तो सोचे कि भैया व्यापार तो कर रहे हैं, अपनी जगह है, व्यापार कर रहे हैं, लेकिन केवल व्यापार करने से मजा नहीं आएगा। हमको यहाँ पर कोठी उठी बनाने को मिल जाता, हमको यहाँ कुछ छूट मिल जाता, टैक्स छूट मिल जाता, जाने आने के कोई ऐसा छूट मिल जाता कि अदर स्टेट में जा रहे हैं वहां भी कोई टैक्स न होता, कितना मजा आता, हम प्रॉफिट में रहते, नहीं तो कम प्रॉफिट होगा। और कुछ कोठी उठी मिल जाता। इनको लगा कि आज जहांगीर है, कल कोई और हो सकता हो, लेकिन परसों हो सकता हो कमजोर राजा है, तब हम लोग कोठी उठी बनाए रखेंगे, सेना वना रखेंगे उसमें, है ना, उसी व्यापार की सुरक्षा के बहाने सेना वना तैयार करेंगे, तब तो हमला करेंगे। तो 1608 में, ध्यान दीजिएगा, 1608 में स्टीफन हॉकिंग, स्टीफन हॉकिंग, ठीक है, हॉकिंग, एक अंग्रेज व्यापारी गया जहांगीर के पास, आला कमान, हमको ये सुविधा दे दिया जाए, हमको यहाँ रहने के लिए सुविधा दे दी जाए परमानेंट, या हमको व्यापार में छूट दिया जाए, टैक्स से छूट दिया जाए, थोड़ी कोठी वोठी बनाने के लिए कहा जाए। जहांगीर ने सोचा कि चलिए ठीक है, दे देते हैं। 1608 की बात है। स्टीफन हॉकिंग, स्टीफन हॉकिंग का नाम आपने सुना होगा साथियों, इनसे संबंधित कितने बड़े वैज्ञानिक रहे हैं हमारे देश में। फिलहाल स्टीफन हॉकिंग, या चलिए ठीक है, उनके बारे में बाद में चर्चा करते हैं। तो हॉकिंग महोदय 1608 में जहांगीर के पास जाते हैं, गिड़ाते हैं, भैया भैया हमारी बात मान लो, हमको थोड़ा सा कुछ आज़ादी और दे दो जिससे हम प्रॉफिट में रहे। उसने कहा चलो ठीक है, ले लो, इतना रोग आ रहा है तो ले लो। लेकिन वहीं पर पुर्तगाली और अरबी, अरब कंट्री के, अब चूंकि बाबर अरबियन कंट्री से बिलोंग करता था, अरबियन कंट्री मतलब वो तो था उज्बेकिस्तान का, लेकिन फिर भी सब संबंध था। तो उन लोगों ने कान भरा, पहले से ही व्यापारी थे, पहले से ही व्यापार कर रहे थे अरबियन, उन लोगों ने कान भरा कि ये अंग्रेज साले बड़ी बदमाश है, इनको यहाँ से भगाओ, हटाओ जल्दी से, नहीं तो ये लोग बहुत घपला करेंगे, हर जगह देश पर राज कर लिया है, यहाँ भी राज करेंगे। कहें चलो भैया ठीक है, मार के भगा दिया, भाग वहां से, हॉकिंग चलो निकल जाओ यहाँ से, ठीक है, चलो निकल जाओ, कोई बात नहीं बनी। फिर बात नहीं माना, 1615 में, मात्र 8 साल बाद, ठीक है, 8 साल बाद सर थॉमस रो को भेजा, सर थॉमस रो को भेजा, एक और अंग्रेज को भेजा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक और अंग्रेज को भेजा। 1615 तक इतनी कुछ बातें हो चुकी थी, अभी इसमें नहीं बताऊंगा, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। इतनी बातें हो चुकी थी कि जहांगीर से काफी कुछ मनवाने में सफल रहा। उसने कहा चलो भैया ठीक है, तुम्हारी कुछ बात मान लेते, ठीक है, तुम हमको ठीक ठाक, और लालच भी दिया ना, अंग्रेज लालच भी तो बहुत देते थे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हमको थोड़ा टैक्स में छूट दीजिए, ऐसे करिए वैसे करिए, चलो ठीक है। तो दो अंग्रेज आए, 1608 में स्टीफन हॉकिंग और 1615 में सर थॉमस रो। इन लोगों ने काफी कुछ छूट ले लिया, चलो भैया व्यापार करो। जहांगीर ने भी सोचा कि जो बड़ा कांड हुआ था, उसी में बड़ा गड़बड़ घोटाला हुआ था, जहांगीर ने कैसे कैसे फिर अंग्रेजों को एक बार खदेड़ा था, मतलब वो डिस्टर्ब कर दिए थे, लेकिन वो चीजें हम लोग इतिहास से पढ़ेंगे, यहां बस जाने की उनको काफी छूट मिल गया, ठीक है। ये तो व्यापार कब से कब तक किया? 1600 से 1765, 1765। इसी के बीच में दो हुआ, मैंने बताया था अभी, प्लासी का युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ कब? 1757 में, 1757 में, और बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, ठीक है, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में। यहां पर तो सब कुछ क्लियर हो ही गया था, अंग्रेजों ने सब कुछ लगभग ध्वस्त कर दिया हमारी भारतीय परंपरा को, यानी ये मान के चले कि लगभग वहीं पर ये हो गया था कि अब वही राज करेंगे। लेकिन जो बचा खुचा था 1764 के बक्सर के युद्ध में सब कुछ फिनिश हो गया, बिल्कुल हम लोग गुलाम बन गए। यानी 1765 तक चला व्यापार, व्यापार के माध्यम से इधर उधर टूट फूट देखे, और ज्यों ही मौका मिला प्लासी के युद्ध में और बक्सर के युद्ध में हरा करके हमारे ऊपर राज कर लिया। दूसरी आई राज करने की बात है, राज, अब राज करेंगे। 1765 तक तो व्यापार किया इन्होंने,
व्यापार के बहाने छूट लिया, उल्लू बनाया, हमको मूर्ख बनाया, गिड़गिड़ाते रहे, चापलूसी करते रहे, और उसी चापलूसी में, उसी आपस में तकझक का फायदा उठाकर इन लोगों ने गुड़ागड़ित करके, खूब चाल चल के, षड्यंत्र रच करके प्लासी युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला को हराया और बक्सर के युद्ध में मीर कासिम को हराया। इसकी चर्चा हम डिटेल में करेंगे। और फिर राज करने लगे। शासन में भी दो पार्ट में बांट, एक तो 1765 से लेकर 1857 तक, दूसरा 1857 से 1947 तक। ठीक, राज किया। यहां से लेकर के साथियों ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। 1857 आपने नाम सुना होगा, 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति मतलब सारे भारतीय लोग, सारे भारतीय मतलब क्रांतिकारी लोग, जिनको देश के प्रति लगाव था, जिनको ये मालूम था कि हम अंग्रेजों के गुलाम नहीं हैं, हम अंग्रेजों के कुत्ते बनाए गए हैं। सिर्फ गुलामी होती तो एक बार चलता, हमको कुत्तों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। यहां तक कि लिखा जाता है कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड हियर। तो जब उनको मालूम हो गया कि अभी हमारे साथ तो बड़ा बुरा बर्ताव हो रहा है, तो लोगों ने प्लानिंग किया, एक साथ मिलकर एक एक थपड़ा मारा जाएगा, है ना, क्योंकि लाख, कुछ 1-2 लाख केवल अंग्रेज थे। यहां करोड़ों की संख्या थी, 30 करोड़ थे लगभग उस समय। सोचिए कि सब लोग मिलकर के अगर एक एक थपड़ा भी मार दे तो अंग्रेज धंस जाएंगे, कई किलोमीटर नीचे धंसेंगे। क्यों? क्योंकि संख्या हमारी बहुत ज्यादा थी। लोगों ने प्लानिंग किया, 31 मई 1857 को प्लानिंग किया, चल भाई एक साथ करते हैं। लेकिन कुछ गद्दार, जैसा कि हमेशा से होता आया है, कभी आम्बीक ने गद्दारी किया, कभी दुलाजी ने गद्दारी किया, कभी जयचंद ने गद्दारी किया। गद्दारों का ये सिलसिला रहा है हमेशा। देशभक्तों में बीच बीच में गद्दार निकलते रहे हैं। तो उसमें कुछ गद्दारी हुई जिसकी वजह से ये भांडा फूट गया, और 10 मई या ये कहिए कुछ दिन पहले ही ये क्रांति शुरू हो गई। और वो क्रांति शुरू में तो सफल रही, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने उस क्रांति को कुचल दिया, हमारे भारतीय मानसिकता को कुचल दिया। आजादी की जो फड़फड़ाहट थी उसको काट दिया, पर काट दिया, हमारे तोड़ दिया। तो 1857 में जो संग्राम हुआ था, तब तक 1765 से लेकर किसने राज किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज किया। व्यापारिक कंपनी आई थी, व्यापार करने आई थी, लेकिन उसने राज किया। मतलब वही जो भी सिस्टम बनाती थी वही बनाती थी, भले ऑर्डर मिलता था इंग्लैंड से। लेकिन 1857 की जब क्रांति हुई, तब अंग्रेजों को यह मालूम हो गया कि अब कंपनी में दम नहीं रह गया, कंपनी में भ्रष्टाचार हो गया, कंपनी में बदमाशी हो गई, कंपनी अपना घर भरने में मस्त है। मतलब उसके कर्मचारी जो है अपना ही जेब भर रहे हैं, इंडिया को नहीं देख रहे हैं। अभी तो पल भर में इंडिया जाने वाला था, हमारे हाथ से बिल्कुल निकलने वाला था। तो उन्होंने कहा कि बस भैया, कंपनी अब आपका काम समाप्त है। 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे सिस्टम को ध्वस्त कर दिया, सारा सिस्टम तोड़ दिया गया। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, सब कुछ जितना था उसमें, हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी, सब कुछ ध्वस्त कर दिया गया। 1857 में कहा कि कंपनी की सारे सिस्टम को नष्ट किया जाता है, बंद किया जाता है, अब आप लोग घर आ जाइए। तो कंपनी चली गई कहाँ? इंग्लैंड में। अब कंपनी मतलब टीन का कोई शेड थोड़ी था, कंपनी एक सिस्टम थी, चली गई। अब 1857 से डायरेक्ट इंग्लैंड से शासन चलने लगा हमारे देश में, और 90 साल तक वो गुलाम बनाए रखे। 1947 के बाद हाँ, जाते जाते काम अच्छा किया कि उन्होंने संविधान बनाने की प्रक्रिया दे दिया कि भैया 1946 में ही कहा कि संविधान सभा बनाओ, विद्वान लोगों अपना बना के अपना संविधान खुद बनाओ। ठीक है, तो ये रही ईस्ट इंडिया कंपनी की बातें। संवैधानिक विकास हमने देखा, क्रमिक विकास, ध्यान दीजिएगा, ये भारतीय संविधान का एक क्रमिक विकास हम लोग देख रहे हैं, क्रम से इवोल्यूशन देख रहे हैं। हमने देखा राज व्यवस्था, हमने देखा संविधान। संविधान माने संरचना, पूरा ब्रेन, और राज व्यवस्था माने उसके हिसाब से काम करना। मैंने एक उदाहरण नहीं दिया अभी, हो सकता है आपके मन में ये डाउट हो कि कैसे बदलाव संविधान में आते हैं। जब संविधान लिखा गया तो उसी हिसाब से चलेगा, बदलाव कैसे आएगा? मैं एक दो उदाहरण दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए, पहला उदाहरण है अनुच्छेद 14, दूसरा उदाहरण है अनुच्छेद 15, तीसरा उदाहरण है अनुच्छेद 17। ठीक, तीन ही उदाहरण बता देता हूं, आप समझ जाएंगे। अभी मैंने बताया ना कि संविधान और राज व्यवस्था में क्या अंतर है, तो उसी के हिसाब से आपको ये भी थोड़ा सा याद हो जाएगा।
अनुच्छेद 14 बोलते हैं कि समता का अधिकार, माने सभी लोग कानून के समक्ष समान है ना। 14 में कई चीजें होती हैं, विधि के समक्ष क्षमता, विधियों का समान संरक्षण, दुनिया भर की बात है, लेकिन अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के सामने सभी लोग समान है। क्या समान है? क्या एसपी भी वही हैसियत रखता है कानून के सामने जो हमारी हैसियत है? कानून तो बना है लेकिन एग्जीक्यूट दूसरे ढंग से किया गया है। राष्ट्रपति के लिए कुछ और है, सांसदों के लिए कुछ और है कि 40 दिन जब तक संसद चल रहा है उनको गिरफ्तार, ये वो दुनिया भर की बात है। अगर क्रिमिनल केसेस नहीं है, हमको तो गिरफ्तार किया जा सकता है कभी भी, बट उनको 40 दिन नहीं गिरफ्तार किया जा सकता, या संसद सत्र के दौरान नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब बना तो ये है, लेकिन ये तो संविधान में है, बट आने वाली सरकारें, आने वाला सिस्टम बदलती रहती है, उसमें काम क्या होगा? अब ये बदलता रहता है। समता का अधिकार सेम वही है। अनुच्छेद 15 बोलता है धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश के आधार पर एक प्राणी से दूसरे प्राणी में विभेद नहीं किया जाएगा। क्या ऐसा है? कह तो दिया गया है, क्या ऐसा है? विभेद किया जाता है, धर्म में भी होता है, जात में भी होता है, मूल वंश में भी होता है, लिंग में भी होता है, माने स्त्री और पुरुष में भी भेद किया जाता है। नहीं नहीं, आप हमारे यहाँ काम नहीं कर सकते, अब स्त्री है, वो फिजिकल वर्क ज्यादा है, यहाँ पर आप नहीं कर पाओगे, काम तो होता है। तो वो सारा सिस्टम क्या आता है? इंडियन पॉलिटी में आएगा। संविधान तो लिख दिया गया कि भैया अनुच्छेद 15 भी है। जैसे मान लीजिए अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी है, अस्पृश्यता माने एक दूसरे से अगर छुआछूत की भावना आप रखते हैं या उस टाइप का कोई अपराध होता है तो आपको सजा दी जाएगी। लेकिन क्या उसमें थोड़ी लिखा है कौन सी सजा दी जाएगी? 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की कठोर कारावास की, 6 महीने का कारावास, पता नहीं क्या। वो तो आने वाली सरकारें बनाएंगी, अलग अलग समय अलग अलग व्याख्या होगी। अब जैसे SC/ST कानून है, आपने बना तो दिया, संविधान में अगर है, यह बाद में जोड़ा गया है, लेकिन उसको कौन बड़ा सख्ती से लागू करता है, कौन बिल्कुल उसको ईजी बना देता है, कौन आरक्षण की बातें करता है तो आरक्षण का परसेंटेज बढ़ा देता है, वो सब चीजें तो पॉलिटी में आएगी। साथियों, हमको इंडियन पॉलिटी ज्यादा पढ़ना है, संविधान तो पढ़ना ही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसमें क्या कानून होगा, कितना दंड होगा, कितना बड़ा दंड होगा, वो सारी चीजें डिपेंड करती है किस पर? इंडियन पॉलिटी में, ठीक। तो यहाँ भी अब आप कहेंगे पीछे से आगे आगे, जी हाँ, हमको तैयार होना साथियों, और जो तैयार होना है वो गंभीरता से तैयार होना है, इसलिए आगे पीछे का सब मत देखिए। चलिए आगे चलते हैं। प्लासी के युद्ध को बाद में देखेंगे, बक्सर के युद्ध को बाद में देखेंगे। अभी तो हमने चलिए काफी समय हो गया, बट ठीक है। ये चीजें ऐसी होती है कि स्टार्टिंग में अगर मान के चलिए, मैं आपको ये मान रहा हूं कि आपकी प्याली भरी हुई है, तब तो वैसे भी आप बेकार है। आप अपनी प्याली को खाली रखिए, आप ये मान के चले कि आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, भले ही आप विद्वान हो। विद्वान होंगे तो मेरे पास आएंगे नहीं, क्योंकि आपका स्ट्रक्चर ऑलरेडी स्ट्रांग है, तो मेरे पास क्यों आएंगे? और अगर विद्वान नहीं है, स्टार्टिंग कर रहे हैं, पढ़ने के बावजूद भी, भरे होने के बावजूद भी आप खाली होने का प्रयास करें, वो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि तब मैं कुछ भर सकता हूं, ठीक है। फिलहाल देखिए, ये भारत है। अब हमारा शुरू होगा कहानी बंगाल से, बंगाल के इतिहास से, ठीक है। बंगाल, अब कहेंगे बंगाल क्यों, उत्तर प्रदेश क्यों नहीं, राजस्थान क्यों नहीं, गुजरात क्यों नहीं? आजादी के समय हमारे 11 प्रदेश थे, तो बंगाल क्यों? तो साथियों ध्यान दीजिएगा, ये देखिए आप भारत का नक्शा देख रहे हैं। सिंपल मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड से यहाँ से गंगा नदी निकलती है और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में आती है। ये देखिए बांग्लादेश, बांग्लादेश, आज का बांग्लादेश। यहां से यमुना नदी निकलती है इधर उत्तर प्रदेश में, इधर होते होते इधर फिर इसी में आती है। सॉरी, इसमें मिल जाती है, तो गंगा नदी मिल जाती है, मान लो, सॉरी, ठीक है। इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है तिब्बत से, और इधर से होते हुए फिर इसी में मिलती है। कहने का मतलब, जो नदियों का क्षेत्र होता है, दोआब का खास करके क्षेत्र होता है, बड़ी उपजाऊ होती है, बहुत उपजाऊ भूमि होती है, तो वहां कृषि के लिए बड़ा गजब का व्यवस्था होता है। जो कृषि जहां पर होती है, कृषि प्रधान देश पहले था भी, कोई ऐसा उद्योग धंधा तो बहुत ज्यादा था नहीं। तो सबसे बड़ी बात कि ये जो एरिया था ना, ये नदियों से रिच था, संपन्न था, समृद्ध था, वो धनी था। देखिए इधर से भी मनमान पानी, इधर से भी पानी, तो ये इलाका लोगों को बड़ा आकर्षित करता था कि यहां पर रहोगे तो व्यापार भी फलेगा, पानी मिल रहा है, संसाधन भी अच्छा मिलेगा। जो भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आप तैयार करना चाह रहे हो, आधारभूत ढांचा, कोई भी कंपनी लगाने के लिए 3 चीज चाहिए होता है।
सड़क, पानी, बिजली। तो पानी मिल गया, कृषि मिल गया, माने किसान मिल जाएंगे, तो आपको लेबर भी मिल जाएंगे वहां पर। कुल मिला जुला के ये केंद्र बनता आ रहा, लोगों का, विदेशी शक्तियों का आकर्षण केंद्र बनता रहा, और यहीं पर सबसे ज्यादा लोगों ने ध्यान दिया, इसी को राजधानी भी बनाया बाद में, क्योंकि ये राजधानी हमारी बहुत दिन तक रही कलकत्ता। तो बंगाल को हम देखते हैं, तो देखिए बंगाल में पहले था कौन कौन साथियों, देखिए बंगाल में था कौन कौन। ये बांग्लादेश, इसके बारे में आप सभी लोग जान रहे हैं, बांग्लादेश आज दूसरा है, लेकिन ये बना था, आज दूसरा देश है 1971 में हमारे भारत को ही काट कर। थोड़ा सा इसका भी कहानी बता दूं, पहला क्लास है, ज्यादा बड़ा तो नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। इसमें आप वीडियो की लंबाई मत देखिएगा, इसकी चौड़ाई मत देखिएगा, इसकी गहराई देखिएगा केवल, ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल आप इस पे नहीं जाएंगे कि 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का, आप चलते रहिए, क्योंकि ये पोर्शन जो है ना जीके का अथाह है। और जब आप एक किताब को 13 बार पढ़ते हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन हम 13 बार उसी को रट कर फिर भूलते रहते हैं, उसी को हम 2 बार कायदे से क्यों नहीं पढ़ ले, टाइम भी बचत है, सब कुछ बचत है, भले आपको बोरिंग लगता हो। ठीक है, 1971 में ये आजाद हुआ बांग्लादेश, ये भारत का हिस्सा था, पहले बंगाल का हिस्सा था। जब पाकिस्तान बना 1947 में, तो ये हो गया पश्चिमी पाकिस्तान, ये हो गया पूर्वी पाकिस्तान, क्योंकि ये मुस्लिम बहुल इलाका था। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि भाई वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है, बड़ा लड़ झगड़ करके गांधी से, टैगोर से, नेहरू से, सबसे लड़ झगड़ करके इसको भी ले लिया, क्योंकि कहा कि भाई हम मुस्लिमों के सबसे बड़ा रहनुमा है, तो हमको मिलना चाहिए। ये भी भारत का, ये भी पाकिस्तान का पूर्वी पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान का पश्चिमी पाकिस्तान, जो आज हम पाकिस्तान देखते हैं पश्चिमी पाकिस्तान। लेकिन यहाँ वाले कभी अच्छा फील नहीं करते थे, क्यों? क्योंकि राजधानी थी इस्लामाबाद, यहाँ कोई भी काम पड़ता तो यहाँ से वहां वीजा पासपोर्ट बनवाए, ठीक है, वीजा बनवाए, पासपोर्ट तो मान लीजिए बन जाता है, वीजा बनवाए। दूसरी बात की मोहम्मद अली जिन्ना ने खाली इतना कहा था लास्ट में, जब एकदम बिल्कुल विभाजन के बाद, कि हे नेहरू, हमको एक तो यहाँ से गलियारा दे देते ना तो बड़ा मजा आता, एक गलियारा दे दे तो हम लोग यहाँ से, हमारे लोग चले जाते, खाली गलियारा दे दे। नेहरू ने डंडा उठाया और जिन्ना फरार। कहने का मतलब सही में डंडा नहीं उठाया था, सही में नहीं फरार हुए थे, बातें कट गई वहां पर ना, जितना मिल गया जाकर ऐश करो, उसके बाद मत मांगो। तो 1971 में इंदिरा गांधी जी, आयरन लेडी ऑफ इंडिया, नो डाउट, आप चाहे किसी भी पार्टी के समर्थक हो, लेकिन जो अच्छा है सो अच्छा है। अब अच्छा हो नहीं हो, लेकिन मजबूत तो थी महिला, बहुत मजबूत थी। भले उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री के साथ बड़ा अन्याय किया, लेकिन एक ऐसे युद्ध का उन्होंने शंखनाद किया था जिसमें विजय पाई, और अपने गुंडई से, अपने ताकत से, अपने अपने निर्णय से विजय पाई थी, बहुत बड़ी। 1971 की लड़ाई, पाकिस्तान को तोड़ दिया, और यहीं पर अपनी सेना भेज करके, जान लीजिए, अपनी सेना भेज करके मदद करके इसको आजाद करा दिया। शेख मुजीबुर रहमान वहां के हीरो बने और उनको आजाद करा दिया। हमको तुमने तोड़ा, हम तुमको तोड़ेंगे, हमें तोड़ दिया। अब ये पाकिस्तान हो गया, तो ये बांग्लादेश हो गया। तो ये पहले बंगाल में कौन कौन थे, देखिए इधर, ये पूरा हमारा बंगाल, जो आज का बंगाल है, देखिए बंगाल, ये उड़ीसा, ध्यान दीजिएगा, उड़ीसा, ये बिहार, पूरा बिहार था, बिहार को काट करके अब तो झारखंड हो गया। तो बिहार, उड़ीसा, बंगाल, ये बांग्लादेश, और थोड़ा सा असम का ये हिस्सा। अब आप कहेंगे इसमें तो असम कहाँ है, तो मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम नहीं साथियों, उस समय केवल असम था। बांग्लादेश की इधर 7 बहनें हैं, हम लोग जानते हैं 7 स्टेट्स, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। 7 बहनों में ये बाद में बंटवारा हुआ, सातों में सब एक ही थी, एक ही थी, ठीक है, असम था, असम नाम से था, सब लोग बाद में अलग अलग हुए। असम नाम की मां थी, जिससे 6 और पुत्रियां पैदा हुई। तो असम का कुछ हिस्सा इधर, ये सारा पूरा मिला करके इसको बोलते थे बंगाल, ठीक है, बंगाल। सुभाष चंद्र बोस यहीं पैदा हुए थे, उड़ीसा के कटक में, जबकि उनको बंगाली कहा जाता है, ठीक है, ये सब बंगाल के हिस्सा था। और ये बड़ा, देखिए ये भी समंदर किनारे, बड़ा रिच, समृद्ध। इसी उड़ीसा में क्या था साथियों, कलिंग, जिसको विजय करने के लिए अशोक ने अपनी पूरी ताकत लगा दिया था और बहुत कत्लेआम किया था, जिसके बाद कहा जाता है कि मानवता चित्कार कर उठी थी, हृदय पिघला, और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और अहिंसा
परमो धर्म, हिंसा को जिंदगी भर के लिए अपना लिया, हिंसा को त्याग दिया। फिलहाल बंगाल बिहार उड़ीसा, बंगाल बिहार उड़ीसा ये बार बार आएगा, मैं इसको 60 में लिखूंगा बंगाल बिहार उड़ीसा। इस पर कब्जा पाने के लिए अब लड़ाई शुरू होती है। तो हुआ क्या, देखिए ये दिल्ली, ये आगरा, आगरा भी राजधानी थी मुगलों की, चूंकि मेन राजधानी तो आगरा ही थी, ठीक है, अकबर के समय में, फतेहपुर सीकरी याद करिए। यहां पर मैं दिल्ली आगरा दोनों की बात कर रहा हूं, चलिए एक समझने के लिए। यहां पर उस समय राजा था 1707 तक, कौन था, औरंगजेब। औरंगजेब साथियों, औरंगजेब माने मुगलों का अंतिम शक्तिशाली सम्राट औरंगजेब। 1707 में इसकी मृत्यु हो गई, ध्यान दीजिएगा। अभी तक पूरे देश का सबसे बड़ा राजा कौन था, मुगल वंश, और मुगल वंश का अंतिम मजबूत राजा। वैसे इसके बाद तो 1857 तक चलते रहे, बहादुर शाह जफर तक चलते रहे, लेकिन ये बहुत ही मजबूत था, औरंगजेब बहुत ही मजबूत राजा था, बताऊंगा इसके बारे में। लेकिन 1707 में जहां ही मरा, जो ही मरा, हालांकि दक्षिण भारत भी जीतने आया था, कभी जीत नहीं पाया बंदा, मर गया। कहते हैं उसकी कब्रगाह भी बना दक्षिण भारत ही। मरने के बाद बस ये राज, ये राज, ये राज, ये राज, ये जितना छोटे छोटे रजवाड़ा थे, सब लोगों ने कहा बस बस बस, मौका मिल गया, आजादी, आजादी ले लो, निकल लो एकदम, बिल्कुल अपने जो हम लोग टैक्स देते हैं, जो हम लोग गुलामी कर रहे हैं, जो हम लोग मुगलों के हाथ पैर जोड़े रहते हैं हमेशा, अब तोड़ दिया जाए। सब लोग फनफनाने लगे। उसमें सबसे पहले फनफना रहा था ये बंगाल। क्यों बंगाल ऐसा, जब ये बंदा जिंदा था औरंगजेब 1700 में इसने मुर्शिद कुली खान, साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम, मुर्शिद कुली खान, इस आदमी को यहां का दीवान बनाया, सूबेदार बनाया, सॉरी सूबेदार, सूबेदार माने मालिक बना दिया। लेकिन राजस्व वसूलने का काम अपने पोते को माने बेटे के बेटे को उसने, अजीमुशान जिसका नाम था, बहुत कहानी के हिसाब से समझेंगे तो बड़े आसान हो जाएगा, आपका प्लासी और बक्सर की एकदम बिल्कुल मजाक लगने लगेगा। बंगाल साथियों, जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई, तो अलग अलग प्रदेश के लोग जो अभी तक अधीन थे मुगलों के, जो अभी तक टैक्स देते थे, जो अभी तक गुलामी करते थे, सब लोगों ने सोचा कि बस अब तो कुल लल्लू पल्लू राजा हैं, ज्यादा मजबूत है नहीं, चलो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते, क्योंकि फर्रुख हसीर जैसा लोग, मोहम्मद शाह रंगीला जैसे लोग अब आएंगे, जो दरबार में नंगे चलते थे, अब ऐसे लोगों में तो हम लोग अपना राज कर ही सकते हैं। तो सब लोगों ने सर उठाना शुरू किया। सबसे पहले सर उठाया मुर्शिद कुली खान ने। पहले इनको बता देता हूं, मुर्शिद कुली खान औरंगजेब का ही सूबेदार था, मुर्शिद कुली खान। लेकिन वहां का अजीमुशान, औरंगजेब ने अपने पोते को रख दिया था कि भाई देखते रहो, थोड़ा बर्ड्स आई व्यू, ससरी निगाह से देखो, ज्यादा जाओ मत। इसको बना दिया वहां का दीवान, ठीक है, दीवान बना दिया। मैं अगर इसको उल्टे भी कह दूं, क्योंकि दीवानी और मालगुजारी दो चीजें होती है। दीवान कहने का मतलब आप राजा हो गए, सूबेदार कहने का मतलब सूबेदार भी राजा ही हो गया। तो एक चीज समझ लीजिए, खाली दीवानी और सूबेदारी उसको छोड़ दीजिए, ये समझिए कि इनके हाथ में सत्ता थी और इसको टैक्स वगैरह वसूलने का अधिकार था। लेकिन ये लंपट आदमी था, अजीमुशान माने औरंगजेब का पोता, थोड़ा लंपट था, थोड़ा। राजा महाराजा लोग कहाँ रोज जा रहे देखने बंगाल में, ये तो पट्टा बैठता था यहाँ अपने महल में बैठ के मजा लेता था, कभी कभी आता था, कहता था टैक्स वसूलो। इधर उधर अब कहीं जाना आना नहीं, कहाँ बढ़िया पैदावार हुआ कहाँ नहीं हुआ, थोड़ा बहुत जो वसूल करके लाते थे औरंगजेब को दे दिया जाता था। भाई सूबेदार बनाने का मतलब, दीवान बनाने का मतलब है कि आप दो, तभी तो गुलाम बने आप हमारे। तो ये भाई साहब ज्यादा कुछ ध्यान देते नहीं था जी मुशान। मुर्शिद कुली खान ने एक बार ध्यान से, चूंकि वो गली गली का मास्टर था, मुर्शिद कुली खान गली गली का मास्टर था, वहां का हर चीज जानता था, वहां अच्छा खासा जान लिया कि कहाँ पैदावार अच्छी हुई है, कहाँ बारिश अच्छी हुई है, कि बढ़िया से उसने टैक्स वसूला, अच्छा खासा राजस्व, अच्छा खासा अनाज वसूला, और जब भिजवाया औरंगजेब के पास, तो औरंगजेब गदगद हो गया और इसको वहां का बना दिया सर्वे सर्वा। किसको, मुर्शिद कुली खान को। मुर्शिद कुली खान को इसने वैसे थोड़ा सा
लफड़ा दोनों के बीच में हुआ था। क्यों ऐसा हुआ था? इसी वजह से लफड़ा होता था कि ये पट्टा कुछ करता नहीं था और कभी-कभी आता था और ये वहां पर पूरा दखल देकर के अच्छा खासा जब टैक्स भेजा तो ये भी खौल गया। कौन? अजीब उशान। कौन? औरंगजेब का पोता। ठीक है, तो बड़ा परेशान करने लगा। औरंगजेब ने इसको नाम दे दिया मुर्शिद कुली खान। इसके पहले इनका नाम मुर्शिद कुली खान नहीं था, लेकिन इसको नाम दे दिया मुर्शिद कुली खान। खुश होकर के चलो भैया ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बंगाल राज्य का पहला राजा या संस्थापक यही था मुर्शिद कुली खान, लेकिन अभी तक नहीं हुआ था ये। अभी तो 1707 चल रहा है या 1700 चल रहा है। 1704 की बात अभी मैं करने जा रहा हूं। तो इसने देखा कि लफड़ा फड़ा हो रहा है, तो ये बांग्लादेश, ध्यान दीजिएगा, उस समय पूरे इस बंगाल की राजधानी थी ढाका। कहां थी? ढाका, बंगाल। ये कलकत्ता उलकत्ता तब तक नहीं बना था, कोलिकाता बाद में आता है। ढाका राजधानी थी। तो इसने क्या काम किया? ध्यान दीजिएगा, यहाँ गड्ढमड जो हो गया तो बंगाल बिहार उड़ीसा समझ गए। तो ये ढाका थी, देखिए ढाका, यहां से इसने अपनी राजधानी यहां कर लिया। कहा? मुर्शिदाबाद। ये है कहा? बंगाल, मुर्शिदाबाद। अब ये ब्लैक वाला कलर आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन नाम नोट करते जाइए। मुर्शिद कुली खान ने मुर्शिदाबाद 1704 में बना दिया। सोचिए अभी औरंगजेब जिंदा है, औरंगजेब जिंदा है, अजीम उस्सान से थोड़ा लफड़ा फड़ा होने लगा। उसने कहा भैया बार बार हमको परेशान कर रहा है यहाँ आके, और जब तक मैं वहां रहूंगा तब तक यहाँ भी वो भी यहाँ पे आके बैठेगा, दीवान है ना, या सूबेदार है, तो परेशान करेगा। इससे बढ़िया उसने अपनी राजधानी कहाँ बना लिया? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद राजधानी को हमेशा याद रखना है, मुर्शिदाबाद, मुंगेर, ठीक है, ये इसमें आएगा बंगाल में। अभी तक सारा सिस्टम ये चल रहा था। मुर्शिद कुली खान ने 1704 में अपनी राजधानी कहां बना ली? मुर्शिदाबाद। ठीक, ये है बंगाल की प्रारंभिक इतिहास। बंगाल, बिहार, उड़ीसा और पूरा बांग्लादेश, सब कुछ असम का ये पार्ट था, जिस पर सिस्टम दिया था किसने? औरंगजेब ने। किसको? मुर्शिद कुली खान को, जिसने 1704 में वहां मुर्शिदाबाद बनाया और ठीक ठाक चल रहा था, अच्छा खासा वो अपने सिस्टम को चला रहा था। तब तक तो 1707 में मर गया औरंगजेब। अब लगा कि बस बस बस, ये अजीम उस्सान फुस्सान माने क्या, अब तो हम यूं ही राज कर लेंगे, बंगाल को आजाद तो कर ही लेंगे। थोड़ा दिन तक भेजते हैं भाई, नजराना भेजेंगे, कुछ चीजें भेजेंगे, लेकिन अब गुलाम नहीं रहेंगे साथी। अब देखते हैं, पॉइंट के बाद हम चलते हैं। बंगाल राज्य का उदय, अभी मैंने बताया बंगाल राज्य का उदय। उस वाले फिगर में शायद कुछ गड्ढमड हो गया हो, पहला चैप्टर विषय है, थोड़ा सा लंबा जरूर है, लेकिन कुछ चीजों को नहीं बताऊंगा। एक पॉइंट और बता के फिर बंद करता हूं, उसके बाद दूसरे पार्ट में देखेंगे। तो बंगाल राज्य आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? बंगाल में कौन राजा था पहला? बंगाल राज्य का संस्थापक ही कौन था? उस समय भले ही ढाका था, मुर्शिदाबाद था, लेकिन पूरा बंगाल राज्य का वास्तविक संस्थापक वही था, मुर्शिद कुली खान। वास्तविक अलीवर्दी खान था, लेकिन यह संस्थापक था। कौन? मुर्शिद कुली खान। अब देखिए एक पॉइंट है, 1651 सासुजा। 1651 सासुजा। शाहजहां के 4 बेटे थे साथियों। अकबर, बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। तो शाहजहां के 4 बेटे थे, ठीक है। एक था दारा शिको, एक था शाह सुजा, एक था मुराद, और एक औरंगजेब। ठीक, औरंगजेब। औरंगजेब लास्ट में तीनों को मार के मरवा करके राजा बनता है, लेकिन जब जिंदा था, जब अभी तक लड़ाई नहीं हुई थी चारों में, और ये शाह सुजा एक राजा था, मतलब भाई था, इसको शाहजहां ने, तो उस समय शाहजहां राजा थे, चारों बेटे अभी तक तो युवराज थे, तो उसने शाह सुजा को बंगाल की दीवानी दी थी। बंगाल, बंगाल में कहा कि जाओ तुम देखो, क्योंकि पूरे देश को देखना था, किसी को वहां का राजा, किसी को वहां का राजा, किसी को वहां का राजा। 4 बेटा है, नहीं अगर 50 बेटा होते तो 50 जगह बैठा दिया होता, लेकिन उसने शाह सुजा को कहां बैठाया? बंगाल में। अब हुआ क्या? 1651 की बात, ध्यान दीजिएगा, अभी औरंगजेब का काल नहीं है, अभी किसका काल है? शाहजहां का, क्योंकि शाहजहां कब मरा था? 1658 में, ठीक है, 58 में औरंगजेब ने उसको कैद कर दिया था आगरा के किले में, और वहीं पर
घुट घुट के मरा है जवान, बहुत तकलीफ में मरा है। तो शाह शुजा बंगाल का वहां दीवान था। इसके पहले की बात हो रही है, अलीवर्दी मुर्शिद कुली खान के पहले की बात। तो इसको कहानी मिलती है या तो शाह शुजा को ही या इसके परिवार के किसी मेंबर को कुछ अजीब रोग हो गया, खसरा फसरा ये वो जो भी था, कुछ ऐसा असाध्य रोग होगा कि ठीक नहीं हो रहा था। तो अंग्रेजों ने एक डॉक्टर को भेजा, दो नाम मिलता है, डॉक्टर बॉटन और डॉक्टर हैमिल्टन। हैमिल्टन मान लीजिए कोई भी आ गया, आपको डॉक्टर का नाम कभी नहीं पूछा है। एक डॉक्टर आता है और बढ़िया इलाज करता है, वो ठीक हो जाता है, साफ सुथरा हो जाता है। काफी दिनों से ठीक नहीं हो रहा था, वो ठीक हो जाता है। उसके बाद खुश हो जाता है कौन? शाह शुजा। शाह शुजा ने अंग्रेजों को कहा, बेटा बबीयू की दीवानी ले लो। बबीयू, बबीयू की दीवानी मत लो। बबीयू में टैक्स फ्री कर दिया उसने ट्रेड कौन की, माने बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, 3 जगह उसने कहा कि मात्र हमको 3,000 रुपए वार्षिक दो। 3,000, सोचो 3,000 रुपए 1 साल का टैक्स दो हमको, और बंगाल, बिहार, उड़ीसा में टैक्स फ्री हो गए, तुम्हारा कोई टैक्स नहीं लगेगा, तुम आजाद हो व्यापार करने के लिए। यहीं से अंग्रेजों का सिस्टम शुरू होता है। 1651 शाह शुजा। शाह शुजा कौन था? औरंगजेब का भाई था, शाहजहां का पुत्र था, शाहजहां का पुत्र था। तो यहीं से शुरुआत हो गया था, कब? 1651 में। ठीक। डॉक्टर बॉटन या डॉक्टर हैमिल्टन ने इलाज किया, बबीयू की टैक्स फ्री ट्रेड का अधिकार पा गया। अब यहां पर मैं बंद करता हूं। 1717 में अब आ जाता है, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। 1707 में उफनता है बंगाल। बंगाल का जो मुर्शिद कुली खान था, वो तो अपनी राजधानी तो मुर्शिदाबाद बना ही लिया था, ढाका से ले जाकर के बंगाल में उठा लाया था, लेकिन अब अपने आप को आजाद कर लिया। आजाद करने के बाद अभी तक तो चल रहा था सिस्टम ठीक ठाक, उसी को ऐसे ही लोगों को दंड देने के लिए फर्रुख हसीयत ये राजा बना। औरंगजेब के बाद ये राजा बनता है। इसने क्या काम किया? अंग्रेजों को और थोड़ी सी छूट दे दी। उसने क्या कहा? दस्तक प्रथा। दस्तक प्रथा, इसमें कुछ कारण था, क्या हुआ था बताऊंगा मैं। माने फर्रुख हसीर ने, मुगल सम्राट फर्रुख हसीर ने अंग्रेजों को एक दस्तावेज दे दिया, एक छूट दे दिया कि जाइए आपको टैक्स फ्री बंगाल में, माने ये तो दिया ही था, 1651 की बात है, अब 1717 इतना दिन बाद यहां भी इसने कहा कि चलो भैया आप ये अगर अगर आप ये दस्तावेज दिखा कर जाते हैं तो आप कहीं भी आपका टैक्स नहीं लगेगा, खास करके बंगाल एरिया में पूरी। और अंग्रेजों ने उसका फायदा उठाना शुरू कर दिया। अपने तो अपने मजा लेते थे उस दस्तक को। मान लीजिए एक ऐसा टिकट है जो कि एक टिकट यहां से लेकर के काफी दूर तक एक ही टिकट चलेगा, मान लीजिए दिन भर के लिए। हम गए, हमने किसी और को दिया, वो किसी और को दिया, वो किसी और को दिया, एक ही टिकट। किसका घाटा होगा? सरकार का घाटा होगा और लोगों का घाटा होगा। यहाँ पर किसका किसका घाटा होगा, फायदा होगा, हम लोग देखेंगे। बस इतना जाने कि 1770 में फर्रुख हसीर राजा बनता है। उसके बाद की जो परिस्थितियां बनती है उसको दूसरे पार्ट में देखेंगे। ठीक है। इतना मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, क्योंकि आज केवल बेस मैंने बताया है। उस बेस में आपको कितना समझ में आया कितना नहीं आया बताइएगा। सेकंड पार्ट तुरंत मिलेगा आपको। नमस्कार।